आइए आज हम बात करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी की। ठीक है, तो इसको हम AKI भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि किडनी की जो इंजरी होती है एक्यूट कंडीशन में कैसे होती है। तो यहाँ पे 3 कॉज होते हैं किडनी की इंजरी की। तो देखिए हम किडनी का एक नेफ्रॉन बना दिए और यहाँ पे देखिए अगर इस नेफ्रॉन में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है, इससे पहले कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम बोलते हैं प्री रीनल एजोटीमिया। और एजोटीमिया देखिए हम बता दें, एजोटीमिया क्या होता है ना कि हमको ब्लड केमिस्ट्री डिस्टर्ब देखने को मिले और वहाँ पे हमको कोई सिम्टम ना देखने को मिले। ठीक है, तो जब ब्लड केमिस्ट्री डिस्टर्ब देखने को मिलती है और कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलता है तो इसको हम एजोटीमिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एजोटीमिया इस्तेमाल किया गया, इस वजह से इसको हम बता दिए। अब देखिए हमारे पास प्री रीनल एजोटीमिया होता है, यानी ये जो हमारी किडनी है, किडनी से पहले ही हमको कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इस वजह से किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी, यानी किडनी फेलियर देखने को मिलेगा। और इंट्रिंसिक रीनल फेलियर, जिसको हम रीनल AKI बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, ये देखिए यहाँ पे हमको जब नेफ्रॉन यानी किडनी में हमको कहीं इंजरी देखने को मिलेगी, किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रीनल फेलियर या रीनल AKI। ठीक है, तो रीनल AKI इसको हम बोले एक्यूट किडनी इंजरी। और देखिए पोस्ट रीनल एजोटीमिया, यानी पोस्ट रीनल एजोटीमिया का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन तक सब कुछ सही आया, किडनी से हमारे यूरिन का फॉर्मेशन प्रॉपर हुआ, लेकिन आगे जो इसका लूप है, जो इसका पाइप है, जो इसका फ्लो है, चाहे यूरेटर की बात करें या ब्लैडर की बात करें या यूरेथ्रा की बात करें, या आगे कहीं हमको ब्लॉकेज वगैरह देखने को मिलता है, उस वजह से जब यहाँ पे पूरा जाम लग जाएगा तो ये अपना काम नहीं कर पाएगी। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट रीनल एजोटीमिया या इसी को हम बोलते हैं पोस्ट रीनल AKI। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी। तो ये चीज़ हो गई, इसको हम बोलते हैं प्री रीनल। ठीक, तो यहाँ पे हम बता दिए, तो ये चीज़ हुई। अब देखिए हम बात करते हैं प्री रीनल एजोटीमिया की। तो देखिए प्री रीनल एजोटीमिया में क्या होता है कि किडनी हमारी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, बिल्कुल तैयार रहती है कि हमको जो काम दो हम अपना काम करेंगे, हमको फिल्ट्रेशन का काम दो, हमारा फिल्ट्रेशन काम है, हम फिल्ट्रेशन करेंगे। लेकिन ये कर नहीं पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि आगे से काम ही नहीं आता है। आगे से ब्लड आएगा तभी तो ये फिल्टर करेगी, आगे से यहाँ से ब्लड आता ही नहीं है, इस वजह से किडनी अपना काम नहीं कर पाती है कि चीज़ों को एक्सक्रीट नहीं कर पाई। ठीक है, जो चीज़ एक्सक्रीट करनी थी, किडनी का जो भी फंक्शन है नहीं कर पाती है, क्योंकि किडनी को यहाँ पे ब्लड मिला ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि किडनी का ब्लड फ्लो कम हो गया, किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसकी वजह से GFR कम हो जाएगा। और जब GFR कम होगा तो देखिए इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वाटर एंड यूरिया। तो देखिए यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ से जब ब्लड कम आ रहा है ना, किडनी तो बिल्कुल तैयार है काम करने के लिए, तो अब जो भी ब्लड आ रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ से फिल्टर होगा, तो GFR पहली बात कम हुआ, और GFR कम होगा तो ये जो यहाँ का ये जो पैसेज है ना, यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें फ्लो होंगी, और जब धीरे धीरे फ्लो होंगी और किडनी बिल्कुल नॉर्मल है, किडनी में कोई परेशानी नहीं है, तो किडनी का जो फंक्शन है कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन करना या वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, इसी तरीके से यहाँ से यूरिया का एब्जॉर्प्शन करना, ये सारा फंक्शन किडनी अपना पूरा शो करेगी। किडनी को जो चीज़ें मिल रही है अच्छे से करेंगी। तो किडनी को काम तो कम मिल रहा है, लेकिन जितना काम मिलेगा वो बहुत अच्छे से करेगी। इसी वजह से हमको देखिए इन सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सोडियम, वाटर का और यूरिया का। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए इसके कॉज की बात की जाए, इटियोलॉजी, तो देखिए हाइपोवोलेमिया, तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ब्लड प्रॉपर नहीं आएगा, या इसी तरीके से कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, या इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जा रहा है, तब भी जो है हमको यहाँ पे रीनल ब्लड फ्लो कम देखने को मिलेगा, या इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है ये कम हो जाए। इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम कैसे कि हार्ट फेलियर हो जाए या लीवर फेलियर हो जाए, इस वजह से जो हमारा पूरा सर्कुलेशन है प्रॉपर ना चले, तो इन सारी कंडीशंस में रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे देखिए इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम में हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉज रैप्डोमायोलाइसिस भी है। ठीक है, तो जब हमारे स्केलेटल मसल्स का ब्रेकडाउन होता है तो ये भी जो होता है डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिव वॉल्यूम कॉज करता है। और उसके अलावा देखिए हम यहाँ पे एक दो चीज़ और बता दिए कि यहाँ पे जैसे वाइड सेपरेट सिस्टमिक वैसोडाइलेशन, तो वाइड सेपरेट सिस्टमिक वैसोडाइलेशन जब हो जाएगा, तो जब सिस्टमिक वैसोडाइलेशन हो गया, इस वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जैसे सेप्सिस की कंडीशन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे बता दिए। और उसके अलावा रीनल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये जो रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी का जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, इस वजह से भी यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम देखने को मिलेंगी। तो ये सारे भी कॉज हैं, इसको हम बता दिए यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 3 दिए गए थे और ये इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से इसको भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद हम पैथोफिजियो की बात कर लिए। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी, अच्छा इसको नहीं, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इन दोनों को हम कंपेयर करके बताएंगे आपको। तो देखिए इंटरस्टिशियल रीनल फेलियर या रीनल एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है। तो देखिए रीनल एक्यूट किडनी इंजरी क्या है कि हमको यहाँ पे किडनी में परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोमेरुलस है, टिब्यूल्स है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो हमको इस हिस्से में यानी हमें किडनी में परेशानी देखने को मिलेगी, उस वजह से होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया कि टिब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम, तो टिब्यूल और इंटरस्टिशियम में हमको क्या देखने को मिलेगा, ATN। ठीक है, तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से हमको यहाँ पे ट्यूबुलर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इस वजह से किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, जैसे इस्कीमिया या नेफ्रोटॉक्सिन। ठीक है, तो देखिए ATN पे हम अगले पेज पे अच्छे से बात किए हैं। यहाँ पे देखिए हम
एटीएन पे अच्छे से बात की कि यहाँ पे देखिए इस्कीमिया या नेफ्रोटॉक्सिन की वजह से कैसे किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, ठीक है, कैसे किडनी में प्रॉब्लम आती है, बहुत अच्छे से बात किए। तो यहाँ पे देखिए इस्कीमिया या नेफ्रोटॉक्सिन्स होते हैं और यहाँ पे देखिए सारे हम बता दिए कि हीमोलाइसिस है, रेप्टोमाइलाइसिस है, ये कॉज करते हैं। इसी तरीके से एक्सोटॉक्सिन जैसे ड्रग हैं कुछ, आगे हम अच्छे से बात किए सारे ड्रग्स की, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, वेंकोमाइसिन है, सिस्प्लास्टिन है और इथाइलिन ग्लाइकॉल, कई सारे नेफ्रोटॉक्सिन ड्रग्स हैं, वो सब आके इसी ट्यूब्यूल्स को ही डैमेज करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई ट्यूब्यूल्स के बारे में। और देखिए एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, तो देखिए एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसको एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इस तरह भी हम लिखते हैं AIN, और इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में यहाँ पे अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इसे शॉर्ट में बता दें कि इसमें हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ये ट्यूब्यूल्स और यहाँ का इंटरस्टिशियम ये सब जो होता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन और डैमेज देखने को मिलता है। इस वजह से किडनी अपना काम नहीं कर पाती है। तो ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियम का हमको डैमेज देखने को मिला, इस वजह से रीनल AKI देखने को मिला। और ग्लोमेरुलस की बात करें तो देखिए एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गई, जिसकी वजह से फिल्टर नहीं हो पाएगा, इस वजह से भी हमको किडनी का फंक्शन जो है नहीं देखने को मिलेगा, AKI देखने को मिलेगा। और देखिए AKI के बारे में हम बताते हैं अभी कि इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई तो हम बताते हैं AKI क्या होता है, सबसे लास्ट में बताएंगे उसको। तो देखिए ये चीज़ हो गई एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और वेस्कुलर कॉज की हम बात करें, जैसे वेस्कुलाइटिस है या हाइपर सेंसिटिविटी इमरजेंसी है या थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा या हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, तो इन सारी कंडीशंस में भी हमको किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं देखने को मिलता है, एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलती है। क्यों? वेस्कुलाइटिस की कंडीशन में वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे GFR वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाता है वेस्कुलाइटिस में। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है कि हमको मालूम है कि हमारी किडनी की वेसल्स जो होती हैं ये 180 तक अपना GFR मेंटेन की रहती है, लेकिन जब इससे ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आके प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाएंगी और सारी डैमेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो होती है ये हमारे किडनी को डैमेज करती है और इसी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी कॉज करती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और उसके बाद थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा और हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ये माइक्रो एंजियोपैथी है, यहाँ पे माइक्रो वेसल्स को ये डैमेज कर देती है, जिस वजह से किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। तो ये हो गए इंट्रिंसिक रीनल फेलियर के कॉज। तो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर हम देखें, क्या देखें कि यहाँ पे सप्लाई तो प्रॉपर आ रही है, ब्लड यहाँ पे काम इसको बराबर दिया जा रहा है, लेकिन ये किडनी ही नहीं काम कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परेशानी होती है। तो देखिए यहाँ पे पैथोफिजियो में यही बताया गया कि यहाँ पे ATN में पैची नेक्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो पैची नेक्रोसिस, यहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, पैच का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये आके इस ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ट्यूब्यूल को ब्लॉक कर देंगे तो ये किडनी कैसे फंक्शन कर पाएगी। तो यही है कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में पैची नेक्रोसिस होती है, डिब्रीज ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूब्यूल्स, तो ट्यूब्यूल्स जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं इन्हीं डिब्रीज की वजह से, जिसकी वजह से फ्लूइड का फ्लो बैक देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे ब्लॉक हो गया, हम कोई भी नाली की बात करें तो नाली में ब्लॉक हो जाता है, आप इधर से कुछ भी दोगे तो जब आगे नहीं जाएगा तो ये बल्कि ओवरफ्लो इसी डायरेक्शन में होगा। तो जब यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो गया, इस वजह से GFR भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए GFR कम हो गया, किडनी का ओवरऑल फंक्शन हमको कम देखने को मिला। तो ये हम यहाँ पे बात कर लिए। यहाँ पे देखिए GFR कम हो रहा था क्योंकि काम ही इसको नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे देखिए GFR कम हो रहा है क्योंकि ये काम नहीं कर पा रही है, यहाँ पे आगे ब्लॉकेज वगैरह है, ठीक है। तो दोनों में GFR कम देखने को मिल रहा है, लेकिन परेशानी हमको क्या देखने को मिलेगी अभी बताते हैं। तो अब देखिए दोनों में हमको क्या है कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए मोर देन 500 मिली ऑस्मोल पर केजी देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे लेस देन 350 मिली ऑस्मोल पर केजी देखने को मिलता है। क्यों? तो यहाँ पे देखिए यूरिन की ऑस्मोलैलिटी मोर देन 500 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से देखिए एक तो फिल्टर कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूट्स जो है ब्लड कम आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे GFR कम है, और GFR कम होने के बाद यहाँ पे देखिए किडनी प्रॉपर काम कर रही है, और जब प्रॉपर काम करेगी तो ये सोडियम को एब्जॉर्व करेगी, और जब सोडियम को एब्जॉर्व करती है तो साथ में हमारा वाटर भी एब्जॉर्व होता है। तो वाटर देखिए अच्छे से यहाँ पे पूरा वाटर एब्जॉर्व होगा, और जब ये रीनल फेलियर हुआ है ना तो यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होगा, ADH भी ज़्यादा सिक्रेट होगा। ADH ज़्यादा क्यों सिक्रेट होगा? क्योंकि हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेट नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से हमारे सीरम का भी ना ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से ADH और ज़्यादा सिक्रेट होता है। तो जब और ज़्यादा ADH सिक्रेट हुआ तो देखिए यहाँ से भी वाटर ज़्यादा एब्जॉर्व हो रहा है, एक तो वाटर कम आ ही रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहाँ सोडियम के साथ एब्जॉर्व हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ADH के प्रेजेंस में भी वाटर एब्जॉर्व हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जब GFR कम हुआ तो GFR कम होने की वजह से RAS भी एक्टिवेट हो जाता है, और जब RAS एक्टिवेट होता है तो RAS यहाँ एल्डोस्टेरॉन के जरिए ये भी सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो इस तरीके से देखिए वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व होता है, और वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व होता है किडनी के जरिए, इस वजह से हमको यहाँ पे यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो होती है मोर देन 500 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री रीनल AKI में। और हम बात करें पोस्ट रीनल AKI में, तो देखिए पोस्ट रीनल AKI की हम बात करें अगर, तो यहाँ पे देखिए यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो होगी ये 350 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम से कम हो जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी किडनी में
यहाँ ट्यूब्यूल्स वगैरह में परेशानी देखने को मिल रही है। तो जो भी यहाँ से फिल्टर हो रहा है ना, जितना भी फिल्टर हो रहा है, ये अच्छे से एब्जॉर्व नहीं होगा, ना सोडियम एब्जॉर्व होगा ना वाटर एब्जॉर्व होगा। तो जब वाटर वगैरह यहाँ से एब्जॉर्व ही नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, ना यहाँ पे होगा एडिट की प्रेजेंस में, तो वाटर यहाँ पे ज़्यादा आएगा। इस वजह से यूरिन की ऑस्मोलिटी जो है ये कम देखने को मिलेगी, 350 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम से कम हो जाएगी। तो ये हो गया ऑस्मोलिटी का रीजन। और यूरिन सोडियम की हम बात करें तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्व हो रहा था, पूरी इससे बात एब्जॉर्व हो रहा था, यहाँ पे एब्जॉर्व हो रहा था, यहाँ पे एब्जॉर्व हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्व हो रहा है, और यहाँ पे एल्डोस्टेरोन प्रेजेंस में एब्जॉर्व हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमको यूरिन सोडियम जो है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए हमको ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम देखने को मिली ना, तो ट्यूब्यूल्स में जब प्रॉब्लम देखने को मिली तो सोडियम कहीं एब्जॉर्व ही नहीं होता, जितना भी सोडियम यहाँ से फिल्टर हुआ सारा ये आ जाता है यहाँ पे, और जब यहाँ पे आता है तो इस वजह से इस कंडीशन में हमको सोडियम ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमको सोडियम देखने को मिलता है इस कंडीशन में। तो ये दो चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे बात करें फ्रैक्शन ऑफ एक्सक्रीटेड सोडियम की। तो ये फ्रैक्शन ऑफ एक्सक्रीटेड सोडियम जो होता है कि कितना हमारे सीरम में है और कितना उसका एक्सक्रीट हो रहा है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है, और इसी के जरिए हम कई चीज़ें डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में तो हम बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं इसके जरिए। तो ये हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। क्या फार्मूला? कुछ फार्मूला नहीं है कि यूरिन सोडियम अपॉन यूरिन क्रिएटिनिन इंटू सीरम क्रिएटिनिन अपॉन सीरम सोडियम। यहाँ पे हम देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ द एक्सक्रीटेड सोडियम ना, ये हमारा प्री रीनल एकेआई की कंडीशन में 1% से कम होता है, और रीनल एकेआई की कंडीशन में ये मोर देन 2% होता है। और ऐसा क्यों होता है, देखिए हम बताएं कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सीरम का कितना परसेंट यानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए सीरम का ये देखिए परसेंटेज हम यहाँ पे निकालेंगे। तो प्री रीनल एकेआई की कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे यहाँ से देखिए जो सोडियम प्रेजेंट है ना, ये सोडियम जितना भी यहाँ से आ रहा है ये सारा एब्जॉर्व हो जा रहा है, ये सब सारा एब्जॉर्व हो जा रहा है। तो यूरिन में कम सोडियम देखने को मिलेगा, तो हम यूरिन के इसमें निकालते हैं तो हमको यूरिन में सोडियम कम देखने को मिलेगा, तो देखिए लेस देन 1% आएगा। और यहाँ पे जब हम बात करें इसमें, तो इसमें देखिए यहाँ से जितना भी सोडियम हमारे सीरम में था जो फिल्टर हुआ, यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ पे कुछ नहीं एब्जॉर्व हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हमको रेशियो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोर देन 2% देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे यहाँ पे हम इसको डायग्नोस कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे बताएं बहुत आसान चीज़ है, इसको देखिए कोई भी क्वेश्चन हमको मिले तो यहाँ पे इसी बेस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हमको इस पर नहीं जाना है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ हम देख लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा सीरम सोडियम हो गया, सीरम क्रेटिनिन, यूरिन सोडियम और यूरिन क्रेटिनिन। तो इस बेसिस पे हम इसको इस फार्मूले पे पुट कर देंगे। तो देखिए हम अगर पुट किए तो 10/100 इंटू 2/140, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है, यानी लेस देन 1% आएगा। तो देखिए इससे हमको पता चल गया कि ये जो होगा जब 1% से कम आ रहा है तो ये हो गया प्री रीनल एकेआई। ठीक है, तो इसी के जरिए हम यहाँ पे पता कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम दिखाए तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हमको दिया गया मीन्स ये वैल्यू, तो इस वैल्यू के जरिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो 60/50 इंटू 3/138। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमको मिल जाएगा ये मोर देन 2%। ठीक है, 2% से ज़्यादा होगा, 2.6 से ऐसे कुछ आएगा। तो ये यानी 2 से ज़्यादा है। जब 2% से ज़्यादा हो गया ये रेशियो, तो इसको हम बोल देंगे कि ये रीनल एकेआई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म भी बता दिए क्यों ऐसा होता है। और यही सेम चीज़ देखिए सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन का रेशियो। तो सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन, हम नॉर्मल फंक्शन बात करें ना, तो नॉर्मल में देखिए हमारा जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है ये 15:1 होता है, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 15 गुना ज़्यादा होता है क्रेटिनिन से। ठीक है, सीरम क्रेटिनिन से नॉर्मल कंडीशन में। और इसको हम नॉर्मली सिर्फ 15 लिखते हैं। ठीक है, 15 से 20, यानी ये 15:1 या 20:1 इस बीच में रहता है नॉर्मल कंडीशन में। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है प्री रीनल एकेआई की कंडीशन में, कि यहाँ से देखिए प्री रीनल एकेआई हुआ तो ये हमारे ट्यूब्यूल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, और हमारे ट्यूब्यूल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ यूरिया और क्रेटिनिन में इनका रोल क्या होता है कि ट्यूब्यूल्स होते हैं ये यूरिया को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से यूरिया को एब्जॉर्व करेंगे, और क्रेटिनिन का ये लॉस करते हैं। ठीक है, तो क्रेटिनिन का लॉस करते हैं और यूरिया को एब्जॉर्व करते हैं। तो जब यहाँ पे प्री रीनल एकेआई हुआ तो ये अपना प्रॉपर काम करेंगे, यानी यूरिया को एब्जॉर्व करेंगे और क्रेटिनिन को लॉस करेंगे। इस वजह से हमको यूरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा और क्रेटिनिन कम देखने को मिलेगा। इस वजह से जो हमारा नॉर्मल रेशियो 20:1 था, अब देखिए ये और ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा। तो 20:1 ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये 25:1 हो सकता है, 30:1 हो सकता है, जितना भी हो सकता है। तो यानी ये मोर देन 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मोर देन 20 हो जाएगा प्री रीनल एकेआई की कंडीशन में। और यही हम बात करें रीनल एकेआई की कंडीशन में, तो जब ट्यूब्यूल्स अपना काम नहीं करेंगे, तो जब ट्यूब्यूल्स अपना काम नहीं किए तो पता चला कि यूरिया को एब्जॉर्व नहीं करेंगे और ये क्रेटिनिन को सिक्रेट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यूरिया जो है ये कम हो जाएगा और सीरम में क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी तक ये जो रेशियो हमारा
20:1 का था, तो जब ये बढ़ जाएगा तो ये हो सकता है कि ये 5 हो जाए और ये हो सकता है कम होके 15 आ जाए, जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसको निकालेंगे तो कि 5 के 5 दिया 15, तो देखिए 3 हो गया, कितना कम हो गया देखिए। तो यही यहाँ पे बताया गया कि 15 से कम हो जाएगा, तो 15 से कम ये ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रेटिनिन रेशियो हमको देखने को मिलेगा रीनल एकेआई की कंडीशन में। तो ये पूरा हम मैकेनिज्म बता दिए। तो इसके बेसिस पे भी हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन में कुछ भी ये वैल्यू मिल जाए ना, तो ये जो दोनों लास्ट की वैल्यू हम बताए ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस में हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हुई। अब लास्ट में हम बात करते हैं पोस्ट रीनल एसिडोटीमिया। तो देखिए पोस्ट रीनल एसिडोटीमिया ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने वाला, बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे ये सर्कुलेशन भी प्रॉपर है, यहाँ पे सप्लाई भी प्रॉपर आ रही है। ये हमारा जो मोटर है, जो फिल्टर करने वाली मशीन हमारी है, ये फिल्टर भी प्रॉपर कर रही है। लेकिन फिल्टर करने के बाद ये अपनी सप्लाई जहाँ देती है ना, ये हमारा यूरेटर और ब्लेडर और यूरेथ्रा, इन सब में हमको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये फिल्टर जो हो रहा है ये आगे नहीं जा पाएगा। तो जब आगे नहीं जा पाएगा तो पूरा ब्लॉकेज की वजह से फिर किडनी भी काम करना बंद कर देगी। तो इसी को हम बोलते हैं पोस्ट रीनल एसिडोटीमिया या पोस्ट रीनल एकेआई, ठीक। तो ये देखिए इसके बाद क्या किया कि यहाँ पे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को देखने को मिलता है और मोस्टली बाइलेटरल होता है। तो बाइलेटरल होगा तभी तो हमारे दोनों किडनी एक साथ फेल होंगी। अगर यूनिलेटरल हो तो दूसरी किडनी अपना काम करती रहेगी। इसी वजह से बताया गया आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हमको ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। तो देखिए आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की बात की गई और यहाँ पे देखिए इटियोलॉजी की बात की गई। तो स्टोन है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, नियोप्लेजिया है और कंजेनाइटल एनामली है। तो इन सारी कंडीशंस में हमको आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पोस्ट रीनल एसिडोटीमिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये देखिए ये सारी की बात करें तो ये हमको हाँ बिल्कुल चेंजेबल देखने को मिलता है। इससे हमको बहुत ज़्यादा कंक्लूजन नहीं मिलता, इस वजह से इसको यहाँ पे डिस्कस करना कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी में हम बता दिए प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल, और सबका मैकेनिज्म बता दिया और लास्ट में इसका हम एकदम अच्छे से एग्जाम्पल देके बता दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखिए, अच्छा इसको हम कब बोलते हैं एकेआई। तो एकेआई के लिए जो हमारी क्राइटेरिया है ना, जो हमारी डिफिनेशन है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए एकेआई हम तब बोलेंगे कि जब सीरम क्रेटिनिन ना 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, तब इसको हम बोलेंगे। या इसी तरीके से सीरम क्रेटिनिन जो है 1.5 to 2 टाइम्स से ये ज़्यादा हो जाए बेस लाइन से ओवर 7 डेज, तब इसको हम बोलेंगे एकेआई। या इसी तरीके से यूरिन आउटपुट कम हो जाए, और कितना कम हो जाए कि लेस देन हाफ ml, ठीक है, लेस देन 0.5 ml पर किलोग्राम पर आवर फॉर मोर देन 6 आवर, तब इसको हम बोलेंगे कि ये जो है एक्यूट किडनी इंजरी है। तो ये क्राइटेरिया है, ये डिफिनेशन, और बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई थी ये सब हम अच्छे से बता दिए, पूरा अच्छे से क्लियर कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ATN और AIN, इन दोनों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब हम AIN की बात करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ATN की बात है।